जब संविधान निर्माण की बात आई, भारत का विभाजन हो चुका था और संविधान मसौदा समिति के सामने संविधान का प्रारूप तैयार करते समय कुछ चुनौतियां उपस्थित हुई थी। संविधान सभा ने निश्चित किया था कि भारत सेक्युलर होगा। संविधान सभा में निश्चित किया था कि भारत सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य होगा। ये सारा निश्चित किया था और इसके समक्ष चुनौती आई थी। जब ये बात की गई तो पाकिस्तान की निर्मित होने के बाद भी संविधान सभा इस विचार की थी कि यह देश धार्मिक विविधता वाला देश है, धर्म के आधार पर विविध संस्कृति वाला देश है, धर्म के आधार पर धर्म की अपनी अपनी भाषा है, यह विविधता वाला देश। यह विविधता कायम रखते हुए भी भारत को एक राष्ट्र बनाना है। भारत यदि संगठित रहता है तो ही मुस्लिमों को अधिक सुरक्षा प्राप्त हो सकती है, मुस्लिमों का अधिक हित संभव है। मैं चाहता हूं कि मुस्लिमों को भी रोशनी दिखे, मुस्लिम भी अपने सद्विवेक बुद्धि का उपयोग कर कर सोचे और वह भारत को तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। जब वह इस प्रकार की बात करते हैं तो माहौल कैसा बना होगा, सोचिए आप कि माहौल। दीर्घ तालियां बजी, हर्ष ध्वनि कर रहे हैं कि ये आदमी किस प्रकार की बात कर रहे हैं, जो बात करने की हिम्मत कांग्रेस के सदस्यों में नहीं है वो बात कर रहे हैं। और अंत में डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं, फिर से एक बार मैं दोहराता हूँ, डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं, हमके पास सत्ता है, आप शून्यता का भी परिचय दीजिए। आप सत्ता का उपयोग शून्यता से करना चाहते हैं, इसका भी परिचय दीजिए। सबको साथ में लेकर चलने का इसके सिवा दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। देश को अखंड रखना है, अभिन्न रखना है, एकात्म रखना है तो सत्ता और शून्यता का परिचय देना जरूरी है। यहाँ पर डॉक्टर आम्बेडकर अपना भाषण समाप्त करते हैं और तालियां, हर्ष ध्वनि, डॉक्टर आम्बेडकर का इतना अभिनंदन किया जाता है कि कभी डॉक्टर आम्बेडकर ने भी सपने में यह नहीं सोचा था। माहौल बदल जाता है, ये सोच लीजिए, देखिए, पढ़िए, काल्पनिक बात नहीं है, किसी नॉवेल में, किसी कादंबरी में लिखी हुई बात नहीं है। यह संविधान सभा डिबेट्स में लिखा है, हर्षध्वनि लिखा है, तालियां लिखा है, तुमुल हर्षध्वनि यह शब्द लिए है, चीयर्स लिखा है। मेरी बात नहीं है, मैं काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं। और फिर वातावरण बदल जाता है, शत्रुता समाप्त हो जाती है, संघर्ष समाप्त हो जाता है, विरोध समाप्त हो जाता है। डॉक्टर आम्बेडकर ने तो अपनी इच्छा जाहिर की, यह देश मेरा है, केवल आपका नहीं है, यह देश मेरा भी है। जो संविधान निर्माण हो रहा है वो मेरे देश का संविधान निर्माण होना है। यदि आप चाहो तो मैं आपके साथ इस देश के संविधान के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए प्रस्तुत हूं। आप पर निर्भर है, मेरी सेवाओं को लेना। मैं तो आपसे सहयोग करना चाहता हूं। आप अपना पक्ष, आप अपनी विचारधारा, आप अपना नेतृत्व थोड़ा सा बाजू में रखकर यदि मुझसे सहयोग करना चाहिए तो मैं आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हूं। और फिर माहौल बदल गया, माहौल विश्वास का माहौल हो गया, सहयोग का माहौल, क्योंकि उस समय की संविधान सभा किसी पक्ष की नहीं थी, उस समय की संविधान सभा किसी नेतृत्व की नहीं थी, उस समय की संविधान सभा भारतीयों की संविधान सभा थी। आज की संसद भारतीयों की है या नहीं सोचिए, उस समय की संविधान सभा भारतीयों की संविधान सभा थी। देश के लिए, संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की सारी ही संविधान सभा भारतीय के नाते देश सोच रही थी, सारी ही संविधान सभा भारतीय के नाते सोच रही थी। इसलिए डॉक्टर आम्बेडकर ये बात कह सके और इसीलिए माहौल बदल गया। डॉक्टर आम्बेडकर के इस प्रकार के सकारात्मक रवैये को उतनी ही सकारात्मकता से कांग्रेस ने भी प्रतिसाद दिया। चर्चाएं चलती रही और इस चर्चाओं के दरमियान संविधान सभा ने सोचा कि संविधान तो निर्माण करना है, सारे लोग यहाँ बैठकर तो चर्चा नहीं कर सकते, इसलिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि संविधान में कौन कौन से विषय आने चाहिए। तो उन्होंने 18 विषयों की सूची बनाई
संविधान सभा ने 18 विषयों की सूची बनाई और यह निर्णय लिया गया कि 18 विषयों के लिए 18 समितियां बनेंगी। हर समिति का एक अध्यक्ष होगा, उसमें संविधान सभा के सदस्यों के रूप में समिति के सदस्य कार्य करेंगे। यह समितियां अपनी अपनी समिति एक एक विषय पर चर्चा करेगी। चर्चा का रिपोर्ट संविधान सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात सिफारिशें देगी कि इस विषय के संबंध में संविधान सभा में कौन सी निर्णय लेने चाहिए। तो समिति का काम क्या? विषय पर चर्चा, विषय का रिपोर्ट संविधान सभा में देना और सिफारिशें देना कि इस विषय के संबंध में संविधान सभा में क्या जोड़ना है। ध्यान रखिए, 18 समितियां बनी, 13 समितियों में डॉक्टर आम्बेडकर का नाम था। 13 समितियों में डॉक्टर आम्बेडकर का नाम था। यह संविधान कैसा बने इसकी प्रिपरेशन थी। 18 में से 13 शायद ही संविधान सभा के किसी सदस्यों को इतनी समितियों में प्रतिनिधित्व मिला हो, केवल डॉक्टर आम्बेडकर। हाँ, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कुछ के अध्यक्ष नेहरू थे, कुछ के सरदार पटेल थे, परंतु किसी को भी 13 समितियों में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ ऐसी मेरी जानकारी में नहीं है, मुझे नहीं मालूम। 13 समिति क्यों भाई? क्यों? इसलिए कि उसके पीछे एक इतिहास है जिसमें मैं नहीं जानना चाहूंगा। और फिर समितियां बैठी, समिति में चर्चा हुई। डॉक्टर आम्बेडकर मुंह पर ऐसी पट्टी तो लगा कर नहीं बैठे होंगे। समितियों में डॉक्टर आम्बेडकर ने योगदान दिया, बहुत सारा योगदान दिया, जिसका उल्लेख राजेंद्र प्रसाद करते हैं, जिसका उल्लेख सरदार पटेल करते हैं, जिसकी बात मैं बाद में करूंगा। योगदान दिया। संविधान सभा में समितियों का रिपोर्ट प्रस्तुत हुए, उस पर जो चर्चा हुई उसमें योगदान दिया। जो सिफारिशें प्रस्तुत की गई उसके स्वीकृति में योगदान दिया। और बहुत बार अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उस समिति के रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी भी डॉक्टर आम्बेडकर ने निभाई। यह है पहले चरण में, इसको पहला चरण कहा जाता है, फर्स्ट रीडिंग कहा जाता है। 13 दिसंबर 1946 से 29 अगस्त 1947 तक यह प्रक्रिया चलती रही। समितियों के रिपोर्ट, समिति की सिफारिश से संविधान सभा में निर्णय, यह प्रक्रिया चलती रही। इसमें डॉक्टर आम्बेडकर ने अपना योगदान दिया। यह पहला चरण है, इसको फर्स्ट रीडिंग कहा जाता है। इस दरमियान घटनाएं घटती रही। 23 जून 1947, मैं तारीख से साथ आपको बता रहा हूँ, 23 जून भारत के विभाजन की घोषणा हुई। भारत का विभाजन, भारत और पाकिस्तान बनने की घोषणा हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान में जो प्रदेश जाने वाले थे, उन प्रदेशों से संविधान सभा में जो भी प्रतिनिधि उपस्थित थे, उनकी सदस्यता समाप्त होने वाली थी। कब? 23 जून 1947 के घोषणा के बाद में पाकिस्तान में जो प्रदेश जाने वाले थे, उन प्रदेशों का जो भी संविधान सभा में प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनके सदस्यता समाप्त होने थी। मैंने कहा शुरू में, डॉक्टर आम्बेडकर जेसुर और खुलना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे बंगाल से। बंगाल का वो प्रदेश पाकिस्तान में जाने वाला था। इसका परिणाम ये हुआ कि संविधान सभा में उनका सदस्यत्व समाप्त होने वाला था। अब सवाल खड़ा हो गया, सोचिए कैसी परिस्थिति। संविधान सभा में उनकी सदस्यता समाप्त होने वाली थी। कब? 23 जून 1947 की घोषणा के पश्चात। सिचुएशन देखिए कैसे बदल गई। मैंने कहा कि माहौल बदल गया। कांग्रेस को बाबा आम्बेडकर की जरूरत थी। आम्बेडकर को भारत के संविधान के निर्माण में कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने की भी उनको जरूरत थी। उनको लगा है कि जब तक बहुमत में हुए पक्ष के साथ में काम नहीं करूंगा, भारत के संविधान में मुझे जो भी योगदान देना है मैं दे नहीं पाऊंगा। इसलिए दोनों ने, और फिर क्या कहती है कांग्रेस, जो कांग्रेस नहीं चाहती थी डॉक्टर आम्बेडकर संविधान सभा में, वो कांग्रेस क्या कहती है? 30 जून 1947, ये 2 लेटर मैं कोट कर रहा हूँ। यह लेटर संविधान सभा के डिबेट्स में नहीं है। यह लेटर माननीय विजय मानकर जी ने डॉक्टर आम्बेडकर क्रोनोलॉजी नाम की किताब लिखी है, उस किताब से ये लेटर मैंने लिए हैं। दोनों अधिकृत पत्र हैं, उसको आप देख सकते हैं। तारीख भी मैं आपको दे रहा हूँ। 30 जून 1947 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तत्कालीन मुंबई विधानमंडल के मुख्यमंत्री B.G. खेर को पत्र लिखते हैं। मुंबई विधानमंडल को क्यों? क्योंकि इस दरमियान
जिनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, वह बैरिस्टर जयकर ने रिजाइन कर दिया, त्याग पत्र दे दिया संविधान सभा से। वह मुंबई विधानमंडल से आते थे, इसलिए मुंबई विधानमंडल में एक जगह खाली हो गई थी। उस जगह पर निर्वाचन होना था। तो राजेंद्र प्रसाद क्या लिखते हैं सुनिए, खेर को, अपार्ट फ्रॉम एनी अदर कंसिडरेशन वी हैव फाउंड डॉक्टर आम्बेडकर्स वर्क बोथ in Constituent Assembly and the various committees to which he was appointed to be of such an order as to require that we should not be deprived of his services. He should be elected immediately. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा द्वारा स्थापित विविध समितियों में और संविधान सभा में भी आज तक जितना योगदान दिया है, उस आधार पर हम यह सोचते हैं कि संविधान के निर्माण में उनकी सेवाएं अत्यंत आवश्यक है, उनकी सेवाओं से हम वंचित न रह जाए। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मुंबई विधानमंडल से जल्द निर्वाचित कर संविधान सभा में भेजा जाए, इसका दायित्व मुख्यमंत्री बीजे खेर का हो, और वो भी अविरोध भेजा जाए। यह राजेंद्र प्रसाद का पत्र है। 3 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल पत्र लिखते हैं, 2 पत्र लिखते हैं। एक, उस समय मुंबई विधानमंडल के सभापति मावळणकर जी को पत्र लिखते हैं। क्या पत्र लिखते हैं? रिक्वेस्टेड फॉर एन अर्जेंट एक्शन अपॉन डॉक्टर आम्बेडकर्स इलेक्शन विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट। ही हैज बीन अ यूजफुल मेंबर इन द कमिटीज। समितियों में डॉक्टर आम्बेडकर का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इसके लिए आगे संविधान के निर्माण में उनके योगदान की आवश्यकता है। इसलिए मिस्टर मावळणकर, जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर आम्बेडकर अविरोध मुंबई विधानमंडल से चुन कर आए, इसका दायित्व आपका होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक पत्र और एस.के. पाटिल को लिखते हैं। एस.के. पाटिल उस समय मुंबई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बड़ी दबंग व्यक्ति थी उस समय। उनको लिखते हैं, डायरेक्टेड द कांग्रेसमैन टू एंश्योर दैट डॉक्टर आम्बेडकर इज इलेक्टेड अनअपोज एंड रिटर्न टू सीए बाय 14 जुलाई। 14 जुलाई तक डॉक्टर आम्बेडकर संविधान सभा में पुनर्निर्वाचित होकर, अविरोध पुनर्निर्वाचित होकर वापस आना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी आपकी। कौन लिखते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कैसा बना होगा माहौल, आप सोच लीजिए। क्या था माहौल 1946 में? क्या था? नहीं चाहिए डॉक्टर आम्बेडकर। आज राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखते हैं, कांग्रेस पक्ष को पूछे बगैर लिखते हैं, कांग्रेस पक्ष की सहमति बगैर लिखते हैं, किसी की मेहरबानी नहीं है। डॉक्टर आम्बेडकर ने 13 दिसंबर 1946 से लेकर तो इस तारीख तक समितियों में और संविधान सभा में जो भी योगदान दिया उसको रिकॉग्नाइज किया गया, उसको मान्यता दी गई। भूल जाइए ये बात कि किसी ने मेहरबानी कर उसको पुनर्निर्वाचित किया। मेहरबानी करनी होती तो 1946 में करना चाहिए था कि डॉक्टर आम्बेडकर संविधान सभा में आ जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उस समय यदि कांग्रेस पक्ष ने कुछ किया होता तो मानते भी कि डॉक्टर आम्बेडकर कर कांग्रेस पक्ष मेहरबान था। अभी हम कांग्रेस पक्ष मेहरबान है यह नहीं मानते। कोई कहते हैं गांधी जी ने कहा इसलिए डॉक्टर आम्बेडकर को निर्वाचित किया गया। मैं इस बात को नहीं मानता। यह पत्र उसके साक्षी है जो ये कहते हैं कि डॉक्टर आम्बेडकर एस्टैब्लिश हिमसेल्फ दैट हिज सर्विसेज आर एसेंशियल। इसके बारे में डॉक्टर सुरेश माने अपने किताब में कहते हैं, फ्रॉम द अवेलेबल सोर्सेज इट अपीयर्स दैट डॉक्टर आम्बेडकर्स प्रेजेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकम सो indispensable that there was no one as qualified as him in the constitutional craftsmanship। संविधान को निर्माण करने में,
संविधान को शिल्पित करने के लिए जो भी योग्यता चाहिए, उस योग्यता का कोई भी व्यक्ति संविधान सभा में नहीं है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर की सर्विसेज इंडिस्पेंसिबल हो गई है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस ने पुनर्निर्वाचित किया। कोई कहता होगा कि गांधी की मेहरबानी हो गई, यह ऐसा नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट और इस प्रकार से डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर संविधान सभा में फिर से निर्वाचित हो गए। 11 तारीख को नामांकन पत्र दाखिल किया, 12 तारीख को पुनर्निर्वाचित हुए, 14 तारीख को उन्होंने फिर से शपथ ली और 14 तारीख से रेगुलर डॉक्टर अंबेडकर पुनर्निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में उपस्थित रहे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर 13 जुलाई से 3 जुलाई से 13 जुलाई तक संविधान सभा के सदस्य नहीं थे 1947 में। यह बात ध्यान में रखें। इस बीच 15 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री के रूप में शपथ ली। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में सदस्य के रूप में शामिल है। इस बीच में डॉक्टर अंबेडकर का एक महत्वपूर्ण योगदान और भी है। 28 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर ने एक संविधान प्रस्ताव रखा। अभी स्थिति क्या है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में? पहले संसद चुनी जाती है, फिर मंत्रिमंडल अस्तित्व में आता है। भारत के उस समय में क्या हुआ? पहले मंत्रिमंडल अस्तित्व में आ गया। 15 अगस्त 1947 को मंत्रिमंडल अस्तित्व में, संसद कहाँ थी? बिना संसद का मंत्रिमंडल। 28 अगस्त 1947 को, ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। 28 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में प्रस्ताव रखते हैं। प्रस्ताव यह रखा जाता है कि वर्तमान संविधान सभा इस तारीख के बाद, इस प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद, यह वर्तमान सभा 2 रूप में कार्य करेगी। एक, संविधान सभा के रूप में संविधान निर्माण का कार्य करेगी और दूसरा, संसद के रूप में भी यह सभा कार्य करेगी। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और प्रस्ताव स्वीकृत के बाद सप्ताह में कुछ दिन संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करती रही और कुछ दिन संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती रही। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा दीर्घकाल के लिए प्रलंबित होने के बाद भी संसद के रूप में संविधान सभा 1952 के पहले लोकसभा चुनाव के पश्चात लोकसभा अस्तित्व में आने तक संविधान सभा संसद के रूप में जीवंत थी, संसद के रूप में कार्य करती थी। यह बात सिर्फ आपके जानकारी के लिए है, यह बात कोई बताएगा नहीं आपको, यह बात सिर्फ आपके जानकारी के लिए। 30 अगस्त, उसके बाद में 29 अगस्त 1947, इसका उल्लेख मैं कर चुका हूँ, उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊँगा। संविधान मसौदा समिति बन गई, 7 सदस्य थे जिसका उल्लेख मैंने पहले भाग में किया है। 7 सदस्य चुने गए। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अयंगार, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तर और डी.पी. खेतान, ये सादर। और 30 अगस्त 1947 को मसौदा समिति की बैठक हुई और उस बैठक में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया और मसौदा समिति ने मसौदा लिखने का कार्य आरंभ किया। 30 अगस्त 1947 से यह कार्य आरंभ हुआ। जरूर इसके लिए फिर से मैं दोहराऊंगा कि बी.एन. राव साहब ने जो भी ड्राफ्ट तैयार किया गया था, अब तक के निर्णयों का द्वारा उसका उपयोग जरूर किया गया, निश्चित तौर अलग अलग सोर्सेस का उपयोग किया गया, जब दुनिया के सारे संविधानों का भी उपयोग किया गया, राव साहब के भी ड्राफ्ट का उपयोग किया गया। परंतु यह कार्य शुरू हुआ जब संविधान निर्माण की बात आई। भारत का विभाजन हो चुका था और संविधान मसौदा समिति के सामने संविधान का प्रारूप तैयार करते समय कुछ चुनौतियां उपस्थित हुई थी। संविधान सभा ने निश्चित किया था कि भारत सेक्युलर होगा। संविधान सभा में निश्चित किया था कि भारत सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य होगा। ये सारा निश्चित किया था और इसके समक्ष चुनौती आई थी। जब ये बात की गई तो पाकिस्तान की निर्मित होने के बाद भी संविधान सभा इस विचार की थी कि यह देश धार्मिक विविधता वाला देश है,
धर्म के आधार पर विविध संस्कृति वाला देश है, धर्म के आधार पर धर्म की अपनी अपनी भाषा है, यह विविधता वाला देश। यह विविधता कायम रखते हुए भी भारत को एक राष्ट्र बनाना है, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। और यह चुनौती पाकिस्तान के निर्माण के बाद बड़ी चुनौती कर मसौदा समिति के सामने, संविधान सभा के सामने उपस्थित हुई। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। दूसरी चुनौती थी, यदि हमको भारत राष्ट्र बनाना है तो बंधुता चाहिए। डॉक्टर आंबेडकर की मान्यता थी कि जिस समाज में जाति व्यवस्था है उस समाज में बंधुता नहीं होगी, और जब तक बंधुता नहीं होगी राष्ट्र नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि इस समाज से जाति व्यवस्था नष्ट करना चाहिए। इस प्रकार का संविधान बने जो जाति व्यवस्था नष्ट करने की प्रक्रिया को गतिशील करे, क्योंकि भारत राष्ट्र बनाना है तो बंधुता चाहिए, भारत राष्ट्र बनाना है तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना चाहिए। तो इसीलिए बंधुता और समानता, समानता और बंधुता के लिए धर्मनिरपेक्षता जरूरी है और जाति व्यवस्था का समाप्त जरूरी है। तो इस प्रकार के संविधान की चुनौती थी दूसरी। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती थी जो आज हमारे सामने संविधान के सामने चुनौती बनकर खड़ी हुई है, संविधान निर्माण के 75 साल बाद। क्या चुनौती है? पाकिस्तान के निर्माण के बाद में इस देश में उस समय भी एक शक्ति विद्यमान थी जो आज बड़ी पावरफुल शक्ति के रूप में हमारे सामने खड़ी हो गई। उसको हम कहते हैं हिंदुत्व की फिलॉसफी, हिंदू राष्ट्र की फिलॉसफी। हिंदू राष्ट्र की फिलॉसफी उस समय भी थी, चुनौती बनकर खड़ी हो गई है कि पाकिस्तान के निर्मित के बाद में बचे हुए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। भारत का संविधान निर्माण करते समय संविधान सभा इस मत की बिल्कुल नहीं थी, और इसीलिए यह भी तीसरी चुनौती थी। और इन सारी चुनौतियों को सामने रखकर मसौदा समिति ने संविधान के मसौदे का निर्माण किया। संविधान के मसौदे के निर्माण की प्रक्रिया 31 अगस्त कही है, 30 अगस्त 1947 से 4 नवंबर 1948 तक शुरू रही। इतने दीर्घ काल तक प्रक्रिया शुरू रही। कुछ लोग कहते हैं कि इतना समय क्यों लगा। डॉक्टर आंबेडकर इसके पहले कहते हैं कि 141 दिन में तो ड्राफ्ट तैयार हो गया था, फिर बाकी के दिन मसौदा समिति क्या कर रही थी? डॉक्टर आंबेडकर लोगों में विश्वास करने वाले थे, गणतंत्र में विश्वास करने वाले थे। डॉक्टर आंबेडकर की मान्यता थी यह संविधान यदि लोगों का है तो संविधान में क्या होगा यह लोगों ने जानना चाहिए संविधान बनने के पहले। इसीलिए इसी कालावधि में 8 महीने तक संविधान लोगों की प्रतिक्रियाएं जानने के लिए लोगों को उपलब्ध था। संविधान का ड्राफ्ट सोच सकते हैं आप, आज लोगों से संबंधित कानून बनता है, ड्राफ्ट नहीं मिलता। पार्लियामेंट के सदस्यों को ड्राफ्ट नहीं मिलता आज पढ़ने के लिए, चर्चा के लिए आमंत्रित करते। डॉक्टर आंबेडकर ने 8 महीने तक वह ड्राफ्ट लोगों के लिए खुला रखा था। बाद में उस ड्राफ्ट की एक प्रति संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को भेजी गई, आगे चर्चा के लिए, एजेंडा बनाने के लिए, और आगे होने वाली चर्चा में सहभागिता के लिए सारे ही सदस्यों को एक एक प्रति भेजी गई। और भेजे जाने के बाद में, मैं संक्षेप में जा रहा हूँ, थोड़ा सा विस्तार हो रहा है, मुझे माफ़ करेंगे आप, परंतु मैं 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर BR आम्बेडकर ने संविधान सभा में संविधान मसौदा समिति द्वारा तैयार किया हुआ ड्राफ्ट रखा। उस समय उसमें जैसा मैंने कहा कि 315 अनुच्छेद, 316 अनुच्छेद जो कुछ भी थे वो अनुच्छेद उसमें थे, वो ड्राफ्ट रखा और उस पर भाषण दिया। बड़ा महत्वपूर्ण भाषण, यानी कि उसमें क्या है? उसमें क्या है? लोकतंत्र है, गणराज्य है, लोकतंत्र पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्यों, ये बात है। फंडामेंटल राइट्स क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, इस देश को एकात्म, एक संघ, एक राष्ट्र रखने के लिए क्या प्रावधान है, माइनॉरिटीज को सुरक्षा के लिए क्या किया गया है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए क्या गया, ऐसा ही क्यों किया गया, ये सारी बातें उसमें लिखी है। उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, आप पढ़ सकते हो
4 नवंबर 1948 का भाषण आप लोगों को पढ़ना चाहिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण भाषण है। इस भाषण के अंत में चेतावनी स्वरूप डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं, यह बहुत महत्व की है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज भी यह चेतावनी उतनी ही महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं डॉक्टर आम्बेडकर? यदि यह संविधान सभा जो संविधान बनाने जा रही है, यह संविधान जीवंत रहना है तो केवल नेताओं में नहीं, आम आदमी में भी संवैधानिक नैतिकता का होना, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का होना बहुत जरूरी है। कितने लोगों ने यह शब्द सुना है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आम आदमी कभी भी ये शब्द पहुंचा नहीं है। संवैधानिक, डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं जब तक आम आदमी में संवैधानिक नैतिकता नहीं होगी तब तक संविधान हमेशा संकट में रहेगा। कितने लोगों ने सुना है मुझ में? उसके संबंध में क्या कहते हैं? यदि संवैधानिक नैतिकता न हो तो संविधान के स्वरूप को बदले बिना भी केवल शासन प्रणाली में परिवर्तन करके संविधान को पूर्णतया उलट दिया जा सकता है। फिर से पढ़ता हूं, संविधान के स्वरूप को बदले बिना भी शासन प्रणाली में परिवर्तन करके संविधान को पूर्णतया उलट दिया जा सकता है। शासन को संविधान की भावना के प्रतिकूल बनाया जा सकता है। आज वो हो रहा है। संविधान में संशोधन नहीं किए जा रहे, केवल शासन प्रशासनों के निर्णयों के आधार पर संविधान को बदला जा रहा है। संविधान सेकुलर है, संविधान धर्मनिरपेक्ष है, फिर भी एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से एक विशिष्ट धर्म का प्रचार प्रचार किया जा रहा है। बदला क्या संविधान? संविधान नहीं बदला। इस प्रकार के शासन प्रशासन के निर्णय, यह चेतावनी डॉक्टर आम्बेडकर ने दी। और उसके लिए क्या कहते हैं डॉक्टर? वह संवैधानिक नैतिकता की भावना यह स्वाभाविक नहीं है, हम जानते ही नहीं, ये शब्द ही हमें परिचित नहीं है। क्या होती है संवैधानिक नैतिकता? ये शब्द यह स्वाभाविक नहीं है, इसको अभ्यास द्वारा अपनाना होगा, लोगों को सिखाना होगा, लोगों को संवैधानिक नैतिकता सिखा। हमें यह जानना चाहिए कि हमारे देशवासी अभी भी इसे सीखना है, देशवासियों को सीखना है। भारतीय भूमि स्वभावतः अलोकतांत्रिक है। बुद्ध का समय समाप्त होने के पश्चात इस देश में कभी भी गणतंत्र नहीं था। बुद्ध के समय में गणतंत्र था, वैचारिक गणतंत्र था, कपिलवस्तु गणतंत्र था, परंतु वह गणतंत्र व्यवस्था समाप्त होने के बाद इस देश में कभी भी गणतंत्र की व्यवस्था नहीं थी। और फिर अब जब हम इस देश में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कर रहे हैं तो यह संकल्पना जमीन पर जो बिल्कुल सतही स्तर होता है उस प्रकार से यह गणतंत्र की व्यवस्था जिसमें हम रख रहे हैं, इसको यदि जीवंत रखना है, इसकी जड़ें यदि समाज में जाना है तो संवैधानिक नैतिकता। आज तक किसी भी पक्ष ने हमारा पक्ष संवैधानिक नैतिकता का स्वीकार करता है ये नहीं कहा। लोगों तक संवैधानिक नैतिकता की बात पहुंची ही नहीं। और फिर डॉक्टर आम्बेडकर एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं। 4 नवंबर उनसे भाषण बहुत सारा कहा जाता है, ये चेतावनियां बहुत कम होती हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि प्रस्तुत संविधान व्यवहार योग्य है, वह लचीला है और इतना सबल है कि युद्ध और शांति दोनों ही समय में देश को एक सूत्र में बांधे रख सकता है। कैसा है हमारा समय? आज भी 75 साल हुए, देश विघटित नहीं हुआ। अनेक धर्म हैं, अनेक संस्कृतियां हैं, अनेक भाषाएं हैं, प्रांत है, राज्य है, फिर भी देश संगठित रहा है। इसका सारा श्रेय संविधान को जाता है। मैं नहीं कहता हूं, आडवाणी जी कहते हैं, आडवाणी जिंदा है। आडवाणी जी ने भाषण दिया था 1996, पुरानी बात हो गई, भाषण दिया था रामभाऊ मार्गी प्रबोधिनी में। इतने सारे विघटनवादी तत्व इस देश में विद्यमान होने के बाद भी यह देश अखंड है, एकात्म। इसका सारा श्रेय डॉक्टर BR आम्बेडकर द्वारा निर्मित भारतीय संविधान को है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, आडवाणी जी कह रहे। जिसको चाहिए तो 1996 का लाल कृष्ण आडवाणी जी का रामभाऊ मार्गी प्रबोधिनी में दिया गया भाषण
ढूंढ लीजिए, आप ढूंढ लीजिए इसका सर। आज भी भारत एक समय बांधे रख सकता है। मैं ये कहूँगा कि यदि नवीन संविधान के अंतर्गत कोई गड़बड़ी पैदा होती है तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब है। कुछ बातें विपरीत होती हैं, कभी कभी संविधान के विरोधी होती है, इसका मतलब संविधान खराब है ऐसा इसका अर्थ नहीं होगा। बल्कि यह मैं कहना चाहूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बल्कि मैं कहना चाहिए कि अधिकारारूढ़ जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में संविधान को कार्यान्वित करने की सत्ता है, वह व्यक्ति अधम था, वह व्यक्ति नीच था। इसलिए इतना अच्छा संविधान होने के बाद भी अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त हो रहे हैं। संविधान बुरा नहीं है, तो कार्यान्वित करने वाली व्यक्ति अधम थी। यह थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।